हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम जो आपका 30 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित था, वह अब पोस्टपोन होकर के 3 अप्रैल 2022 को चला गया है। दोस्तों अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस जारी करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं और वह डेट जो उन्होंने नई दी है वो 3 अप्रैल की दी है। सो फ्रेंड्स, आप सभी से कहना है कि आप सभी को एक अच्छा टाइम मिल गया है। लगभग मोटा फिर से 60 से 65 दिन आपको मिल गए हैं। इसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी नहीं थी उनके लिए एक और गोल्डन चांस है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग कंप्यूटर की क्लास ले रहे थे जिसका सिलेबस आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में आना है। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के टॉपिक कई सारे पढ़ चुके हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा 6 नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सरसरी निगाह दोस्तों इसके सिलेबस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक कंप्यूटर की समरी लिख रखी है कि किस किस पॉइंट से ये प्रश्न बना सकते हैं। पहला है आपका पेरिफेरिकल डिवाइस, दूसरा है आपका नंबर सिस्टम, तीसरा मेमोरी है, इंटरनेट मॉडेम से भी प्रश्न आ सकते हैं। फिर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी आज ये क्लास है। फिर इसके बाद भाषाओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और लास्ट में ईमेल से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी टोटल पॉइंट कि इतने पॉइंटों से आपके प्रश्न बन सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस खोल दिया है। अब अगर हम लोग बात करें कि किन किन टॉपिक को हम लोग तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है पेरिफेरिकल डिवाइस, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नंबर सिस्टम का भी आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा। मेमोरी हम लोग तैयार कर चुके हैं, इंटरनेट भी पढ़ चुके हैं, मॉडेम की भी क्लास हो चुकी है 5th नंबर की। अब अपनी 6th नंबर की क्लास है आज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट ही आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग की नेक्स्ट होगी भाषाओं से संबंधित, फिर MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और इस प्रकार हम लोग ईमेल पे आ जाएंगे। तो ये था अपना कंप्यूटर का टॉपिक जो मैंने आपको दिखा दिया है। आइए दोस्तों आज की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस लाइन को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लिमिटेड सोर्सेज की तरफ रहिएगा और अनलिमिटेड रिवीजन करिएगा। आपके पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, उनको लिमिटेड रखिएगा और उन्हीं का बहुत बार रिवीजन करिएगा, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो आइए दोस्तों आज के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs को स्टार्ट करते हैं। साथ ही देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि लाइनेक्स क्या है। ठीक है, लाइनेक्स क्या है, यहाँ पर हिंदी में लिनक्स लिखा हुआ है, आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है लाइनेक्स क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, दूसरा है बीमारी का नाम है, तीसरा है क्या लाइनेक्स एक केमिकल का नाम है, चौथा है आपका क्या यह एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। ठीक है, तो इसका जो उचित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइनेक्स आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, लाइनेक्स क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दोस्तों चूंकि आप सब जानते हैं कि आज का अपना टॉपिक ही है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले मैंने कई टॉपिक डाल दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चर्चा हम लोग इस पर कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। O से ऑपरेटिंग, S से आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली आप आजकल जो भी देखते हैं, अगर आप कोई मोबाइल देखने जा रहे हैं मार्केट में, उसे लेने जा रहे हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, OnePlus का हो, आईफोन हो, कोई भी ब्रांड हो, अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसके फीचर्स यूट्यूब में भी सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट के उसकी डिटेल में भी चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक फीचर्स देखने को मिलता होगा OS के नाम से। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ इस मोबाइल, इस ब्रांड के मोबाइल में आपका OS ये है और उस फला मोबाइल के ब्रांड में OS ये है। ठीक है, तो आप जो बेस्ट होता है उसी को आप परचेस करते हैं। तो OS का वहाँ पर जो मीन है वो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बेस्ट है। क्लियर, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ये तो दोस्तों जो मैंने मोबाइल की बात कही सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कही। अब मैं आपको बता रही हूँ ये कंप्यूटर में किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे आप सभी जानते हैं ईमेल क्या है, एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या है, उसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या चीज़।
ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र कौन हुआ, आप हुए, ठीक है, और हार्डवेयर क्या हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। कैसे करता है, ये उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपको कोई काम करना है कंप्यूटर पर, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है, वर्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, या फिर उदाहरण के तौर पर मान लें हम आपको कोई PDF चेक करनी है, PDF यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो क्या आप कुछ भी ना करें और अपने आप कंप्यूटर में PDF खुल जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी तभी आप उस PDF को देखने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई PDF देखना है तो या तो उसके सामने रखे हुए कीबोर्ड में आप कोई बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तब ये PDF आपको खुल के दिखेगी, या फिर बगल में रखे हुए माउस, जो कि आपका ये भी हार्डवेयर के उसमें आ जाता है, तो या तो आप उसको टच करेंगे तब आपको PDF देखने को मिलेगी। तो बिना हार्डवेयर के किसी भी पार्ट को टच किए बिना आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। तो आप हुए यूज़र और ये सब चीज़ें क्या हुई, हार्डवेयर। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपको ये PDF देखनी है तो आप कीबोर्ड के पास गए और आपने कोई बटन को प्रेस करी, ठीक है। तो जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे जिससे आपको PDF दिख सके, वो मैसेज फ़ौरन कहाँ जाएगा, CPU के पास जाएगा, जो कि यहाँ पर खड़ा रहता है, ठीक है, CPU। मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ। सबसे पहले आपने कीबोर्ड की कोई बटन प्रेस करी ताकि आपको PDF दिख सके, तो वो मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा, CPU के पास जाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है कि CPU ही आपका पूरे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे अलग से कोई प्रश्न पूछ दे कि आपका जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं और बहुत सारे ऑप्शन दे दे, तो वहाँ पर सही आंसर होगा CPU को कहते हैं। तो आप कुछ भी करते हैं, सारा ओवरऑल मैसेज सबसे पहले कहाँ जाता है, CPU के पास जाता है, वही चीज़ों को ऑपरेट करके आगे बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने कोई बटन यहाँ पर प्रेस करी और मैसेज कहाँ गया, CPU के पास गया। CPU फ़ौरन समझ गया सामने वाला कोई बंदा है, वो PDF को देखना चाह रहा है। उसने सारी चीज़ों को एकदम ऑपरेट कर दिया, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और मैसेज कहाँ चला गया, स्क्रीन पर चला गया, और फ़ौरन वो चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर खुल कर के आ गई। तो इतनी जो प्रक्रिया हुई, ठीक है, आपने बटन प्रेस करी, मैसेज CPU के पास गया, CPU ने फिर डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पर आपको वो चीज़ दिखा दी। तो ये सारी जो प्रक्रिया कुछ सेकंड में हुई, सेकंड भी नहीं कह सकते बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम समय में ये चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं, और आपको लगता है कि आपने बटन दाबी, सामने आपको PDF दिख गया, लेकिन CPU अंदर कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तभी तो वो चीज़ आ रही है ना। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिना यूज़र, बिना हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेट कोई चीज़ तभी होगी जब आप उस चीज़ में कमांड देंगे, उस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे, तभी CPU को मैसेज जाएगा, तभी वो चीज़ आपकी स्क्रीन पर सामने खुली होगी। और ऑपरेटिंग, जब चीज़ें ऑपरेट होंगी तो वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस चीज़ को आप बखूबी समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक्चुअल में आप कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं तो आप जब तक किसी चीज़ की कमांड नहीं देंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, किसी के भी माध्यम से, तब तक वो चीज़ ऑपरेट होकर आपके सामने नहीं आएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर शॉर्ट में आपसे मैं कहूँ तो इस तरीके से है कि किसी भी चीज़ की आपने कमांड दी, वो मैसेज CPU के पास गया और CPU ने किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको वो चीज़ स्क्रीन पर दिखा दी, ठीक है। तो ये जितनी भी ऑपरेट चीज़ें हो रही हैं वो क्या कहला रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रही हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अपना प्रश्न था कि लाइनक्स क्या है, तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, उसी में आपका ये एक लाइनक्स भी आता है। बहुत सारे इसके अलग अलग प्रकार हैं, उनके अलग अलग वर्क हैं। यहाँ पर जो आपका लाइनक्स है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, आप चाहें तो वन लाइनर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका बैचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बैच BATCH लिख लीजिएगा, BATCH बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा भी लिख लीजिएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चौथा है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार है मल्टीटास्किंग या मल्टी यूज़र, इसको कुछ भी कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका इंडिपेंडेंट
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे इसके होते हैं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको उस तरीके से वो चीज़ें बताती जाऊंगी, ठीक है। साथ ही इनके खोजकर्ता का भी नाम लिख लीजिएगा कि लाइनक्स के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है लाइनस टोरवाल्ड। लाइनस टोरवाल्ड, TORVALDS, टोरवाल्ड्स, ठीक है। तो लाइनस टोरवाल्ड है, उन्होंने ही अपने नाम पर इसका लाइनक्स नाम रख दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैड का क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म आपको हर सीट में लगभग देखने को मिलेंगे और 200 फुल फॉर्म का मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग ही बना रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर पेपर में आपका एक ना एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है। फिलहाल जैसा कि आपने 2016 में देखा ही था कि 3 फुल फॉर्म आए थे, CRT का आया था, SMTP का भी आया था, SSD का भी आया था। तो 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसका वेटेज समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म आपके अच्छे खासे स्कोर को बढ़ा सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पूछा है कैड का क्या है, तो कैड आपका क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैड का सभी को पता ही होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपकी जो भी इंजीनियरिंग की डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और 3 में आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा बनाया गया है, इसी में सब आपका आ जाता है, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, जो भी हो आपका सब किस में आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आ जाता है। और ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा बनाया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। 4 में आपसे कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो ये सभी आपके किसमें, शब्द संसाधन में शब्द को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है। जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न में ही कह रहा है पब्लिक, पब्लिक का मतलब है जनता, और जनता को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कोई चीज़ फ्री में मिलना। फ्री में मिलती है तो जनता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, तो इंटरनेट में मुफ्त में मिलने वाले उपलब्ध सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये जो आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है ये किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर के भी नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में, जो आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इसी को शेयरवेयर या फ्रीवेयर के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और 6 में आपसे कह रहा है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कि उसमें कोई एरर आ जाती है कंप्यूटर में तो उस एरर को किस नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया है और ये आपको उम्मीद है याद भी होगा। जब आपका मैंने महेश कुमार वर्माड़ की NCERT बुक के क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, प्रत्येक दिन मैं आपसे 50 से 60 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही थी, उन दिनों मैंने इस क्वेश्चन को 20 बार आपसे बता दिया था, आपको याद भी होगा। और वो सारे वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पर पड़े भी हुए हैं। वो महेश कुमार वर्माड़ की जो NCERT की बुक है उसमें जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, लगभग 600 प्लस हैं, वो 600 प्लस क्वेश्चन मैंने उस सीरीज़ में आपको करा दिए थे। तो यहाँ पर देखते हैं 6वें में कह रहा है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, एरर को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। कहते हैं ना कंप्यूटर में बग आ गया यानी कि एरर आ गया है, और उसी एरर को पुनः ठीक कर देना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। एरर आना बग है और उसी एरर को ठीक हो जाना, स्वतः ठीक हो जाना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, और 7 में आपसे कह रहा है कि असेंबलर का क्या कार्य है। तो असेंबलर आपका ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो आपकी भाषा को परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है। आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल की जो असेंबली भाषा है, उसको मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, असेंबलर करता है। क्लियर। तो ये आपका एक लैंग्वेज कन्वर्टर का भी काम करता है, और किसको किस में बदलता है, तो आपका लो असेंबली भाषा को
मशीनरी भाषा में बदलने का काम करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, और 8 में आपसे कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंप्यूटर में कार्य करना आसान बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, 9 में कह रहा है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो कोई एरर आ जाती है उसको बग कहते हैं, तो कह रहा है कि उसको उस बग को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो है आपका पैच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पैच। ध्यान से सुनिएगा, एरर है तो बग है, एरर ठीक हुई जा रही है तो वो डीबगिंग है, और ठीक करने वाला जो प्रोग्राम है उसको क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और 10 में आपसे कह रहा है कि बैकअप क्या है? आप सभी अपने मोबाइल से भी बैकअप लेते ही होंगे। तो बैकअप का मतलब है मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित कर लेना। ठीक है। मूल स्रोत का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर की मेमोरी डिस्क है, अगर उसमें आपका डाटा नष्ट हो गया तो वहां से आप डेटा को अलग किसी मेमोरी में स्टोर कर लें, वही क्या कहलाता है? आपका बैकअप कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और 11 में आपसे कह रहा है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है आखिर कौन बताता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। मैंने आपको बताया जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ही सीपीयू को मैसेज जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाती है, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से आपको वो पीडीएफ स्क्रीन पर दिखा देती है। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दोनों ही एक ही बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, इसमें कह रहा है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, कि डिस्क की फाइलें देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। अब यहाँ पर एक बूटिंग नया शब्द आ गया। बूटिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि बूटिंग आपका होता क्या है। जब भी आप अपने कंप्यूटर पर कोई विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर पर कोई विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इंस्टॉल होने के दौरान ही, अभी वो पूरी इंस्टॉल हुई नहीं है, इंस्टॉल होने की प्रक्रिया चल रही है, तब वो चीज़ कहाँ जा कर के स्टोर हो रही है? रैम में हो रही है। RAM लिख लीजिएगा, रैम में स्टोर हो रही है। ठीक है। जब वो चीज़ प्रक्रिया में है, जब प्रक्रिया हो गई है, जब पूरा इंस्टॉल हो गया है, तब वो किस में हो जाएगी? जाकर के रोम में हो जाएगी। मैंने आपको बताया रोम में जब भी डेटा जाता है तो वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है। रोम आपकी एक परमानेंट मेमोरी का कार्य करती है। तो जब भी आप कंप्यूटर में किसी विंडो को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तब वो चीज़ कहाँ स्टोर होती है? रैम में होती है। और जब पूरी इंस्टॉल हो जाती है तब वो कहाँ चली जाती है? रोम में स्टोर हो जाती है। क्लियर। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, जिसको आप सी ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो यही पूरा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर में किसी विंडो को इंस्टॉल करना, फिर उसका जो परमानेंट इंस्टॉल होने के बाद वो चली जाती है, वो रोम में चली जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हार्ड डिस्क में आ जाती है, और फिर उसको आप किसके नाम से जानते हैं? सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं? बूटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप कैसे जानेंगे कौन सा प्रोग्राम है अपने पास? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और 14 में आपसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ से प्रोसेसिंग प्रक्रिया करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक प्रोग्राम जब एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है। जब मैंने आपको शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा बताया था, मैंने ये भी कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसी में आपका ये भी एक प्रकार है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप एक साथ कई प्रोग्राम को ऑपरेट करा सकते हैं, और कोई कोई ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ की जा सकती है, जैसे कि MS-DOS। उसका उदाहरण क्या है? MS-DOS। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप एक बार में एक ही यूजर इसमें काम कर सकता है। ठीक है। सिंगल यूजर के लिए है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होता है। इसके अन्य प्रकार भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप चाहो तो लिख लो। पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, BATCH, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका है मल्टी प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग प्ले कर दिया तो वो अपने आप स्वतः आप 3 मिनट का यदि टाइम सेट कर देंगे तो 3 मिनट बाद वो अपने आप ऑपरेट होकर के बंद हो जाएगा। कोई PDF है आपने खोला, आप चाहते हैं 30 सेकंड बाद वो अपने आप बंद हो जाए तो 30 सेकंड बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये जनरली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए उनको कोई मिसाइल छोड़नी है या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट कर सकते हैं, जिनका समय का बहुत वहाँ पर बाध्यता रहती है कि इतने समय में इतने सेकंड में ये मिसाइल यहाँ से छूटनी ही छूटनी है। ठीक है, रॉकेट वगैरह का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद रॉकेट के अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कभी आप मेट्रो में चढ़िए तो मेट्रो में जैसे ही जाते हैं दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब टाइम का हेर फेर नहीं कर सकते, फिर आपका नुकसान ही होना। अगर आप दरवाजे में उस टाइम में नहीं क्रॉस कर पाए तो आपका एक्सीडेंट निश्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टाइम बॉन्डेड चीज़ें हैं उसमें कौन सा ऑपरेट यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक उदाहरण और है, मॉल में आपके जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, आप देखते हैं जैसे ही आप सीढ़ियों पर पैर रखेंगे वो अपने आप ऊपर बढ़ती रहती हैं और अपने एक निश्चित टाइम पर ऊपर पहुंच जाती हैं, फिर चाहे आप उतर पाएँ या फिर उससे ना उतर पाएँ। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद इसका एक अगला और प्रकार है मल्टी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही है मल्टी, तो एक बार में इसमें कई सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण है जब भी आपका कोई गवर्नमेंट फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी आती है, तो निश्चित समय में निश्चित समय अवधि में एक साथ लाखों हज़ारों बच्चे आवेदन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ अच्छे समय में अच्छी तरीके से आवेदन को कर सके। तो मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान से देखिएगा, यह एक सिंगल यूज़र है, इसको एक बार में एक ही व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है। 1981 में आया था MS DOS। कब आया था? 1981 में आया था और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था, तभी ये ज़्यादा आगे तक चला नहीं और इसके लेटेस्ट वर्जन आ गए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल व्यक्ति काम कर सकता है, सिंगल यूज़र है, अगर कोई एक यूज़ कर रहा है तो दूसरा इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता, तो सबके लिए ये धीरे धीरे यूजलेस होता चला गया। तो इस तरीके से इसका जो है अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया और लेटेस्ट कई सारे नए फीचर्स के साथ आ गए। तो 1981 में आया, एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा, और MS DOS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसमें क्या था? 16 बिट का प्रोसेसर था, ये भी लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में। इसमें कितना था? 16 बिट का प्रोसेसर था। अब तो आपका 32, 64, 128 के भी आने लगे हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे MS DOS के, मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। अभी ऊपर आया था माइक्रोसॉफ्ट किसका उदाहरण है, तो उसका भी आंसर था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पर है MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो वो भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगर यहीं पर आया था MS एक्सेल किसका उदाहरण है, तो वो भी किसका हो जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि ग्रुप वेयर क्या होता है, तो ये भी आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुप वेयर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, और 17 में आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, TCS। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 18 में आपसे कह रहा है GIF का क्या फुल फॉर्म है। GIF का भी मैंने उस 200 फुल फॉर्म वाली लिस्ट में आपको बताया था, CAD का भी बताया था। मैंने आपको बताया जितनी भी ये मैं सीरीज़ डाल रही हूँ उसमें आपका सिंगल एक ऐसा फुल फॉर्म नहीं होगा जो आपको 200 फुल फॉर्म वाले वीडियो में ना मिले। ठीक है, तो फुल फॉर्म अगर आपको देखने हैं तो वो सिर्फ आप सिंगल वीडियो देख लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पहला प्रश्न में 18 में कह रहा है कि GIF का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और GIF का आप
आजकल इस्तेमाल देखते हैं, जनरली व्हाट्सअप वगैरह में देखते हैं, कुछ सेकंड में आपका चलता फिरता चित्र नज़र आता है, फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो GIF का मतलब यही होता है कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, और 19 में आपसे कह रहा है कि सी लैंग्वेज क्या है। मतलब सी लैंग्वेज क्या है, निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय यानी लो लेवल है, हाई लेवल है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए में है निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनरी लैंग्वेज है, या संयोजन स्तर की भाषा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हाई लेवल की ये भाषा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी, सी लैंग्वेज है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, और 20 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी शब्द से आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, कोई अंकों की बात हो रही है, कोई कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी स्प्रेडशीट क्या होता है। जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जब आप MS एक्सेल में कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ देखने को मिलता होगा, रो कॉलम ऐसे ऐसे आपको सेल मिलती होंगी। तो ये जो पूरा भाग है वही क्या कहलाता है, ये जो पूरी शीट खुली होती है रो कॉलम की, उसी को आप क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, जो कि आपको MS एक्सेल में देखने को मिलती है। MS वर्ड में ये चीज़ नहीं मिलेगी। वर्ड में तो आप जनरली लेटर टाइप वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो आप शीट वगैरह तैयार करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, MS एक्सेल पर करते हैं, जहाँ आपको प्रॉपर रो और कॉलम अवेलेबल होते हैं। तो उस पूरे भाग को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। और स्प्रेडशीट का ही दूसरा नाम वर्कशीट भी होता है, लिख लीजिएगा, वर्कशीट भी आपका स्प्रेडशीट को ही कहते हैं। तो वही कह रहा है कि स्प्रेडशीट किस क्षेत्र में प्रयोग होती है, तो वो आपकी सांख्यिकी में होती है। मनोवैज्ञानिक का कोई लेना देना नहीं, प्रकाशन का कोई लेना देना नहीं, संदेश प्रेषण का भी कोई लेना देना नहीं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21। 21 में आपसे कह रहा है किसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों, जो आइकन आपको छोटे छोटे दिखते हैं ना स्क्रीन पर, आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है GUI। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है, और यही इसका आंसर है। GUI होता क्या है, जो भी आपके कंप्यूटर पे छोटे छोटे आइकन दिखते हैं, ठीक है, जैसे मैसेज का सिंबल बना हुआ है, या आपके कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ है, तो जो आपको वो सिंबल दिखते हैं, आप माउस की सहायता से डायरेक्ट उन पर जो क्लिक करते हैं और वो चीज़ आपके सामने ओपन हो जाती है। तो उसी को आप किस नाम से जानते हैं, GUI के नाम से जानते हैं। और लिखा हुआ प्रश्न में किसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी कि आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो GUI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, और 22 में आपसे कह रहा है कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और साथ ही इसके इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। वो है आपका कंपाइलर। ठीक है, वो क्या है, आपका कंपाइलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, और 23 में आपसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी एक और प्रश्न आया था कि अनुदेशों के समूह को क्या कहते हैं, तो वहां पर भी आपका आंसर था सॉफ्टवेयर। तो फिर से यही घुमा के प्रश्न पूछ दिया है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 24 में कह रहा है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं। इसके जो है आंसर में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक है, देख सकते हैं, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे, यूजर फ्रेंडली कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और 25 में आपसे कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। प्रयोक्ता मतलब आप यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे साधन आपको मिल जाएं कि आप कंप्यूटर के सामने इंटरेक्ट अच्छे से कर सकें। उस चीज़ को क्या कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूज़र और आपके हार्डवेयर के बीच का एक मीडिएटर का काम करता है। तो वहीं पर यहाँ पर इन्होंने इतनी लंबी भाषा लिख दी है कि वह सॉफ्टवेयर उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। साधन उपलब्ध कराता है मतलब जो आपको PDF दिखा रहा है वो साधन वो उपलब्ध करा रहा है, तभी तो आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। 26 में आपसे कह रहा है कि जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या
टेस्ट करता है, जो बूट रूटीन है आपका क्या टेस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, पोस्ट को टेस्ट करता है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27 में आपसे कह रहा है दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है, दो या दो से अधिक है तो मल्टी प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28 में आपसे कह रहा है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोग्राम कोड कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29 और 29 में आपसे कह रहा है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30 और 30 में आपसे कह रहा है कि एक समय में एक कथन को कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका इंटरप्रेटर करता है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, और ये सब कौन से क्या चीज़ें हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 और 31 में आपसे कह रहा है कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है। अभी अभी एक प्रश्न आया था कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन सबसे पहले क्या टेस्ट करता है, तो पोस्ट को ही टेस्ट करता है, वहाँ पर पोस्ट का फुल फॉर्म भी आया था, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूट रूटीन क्या चेक करता है, पोस्ट को चेक करता है कंप्यूटर के ऑन होने पर, और पोस्ट का पूरा फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 और 32 में आपसे कह रहा है कि लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लाइनक्स आपका जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है या कॉमर्शियल है, तो लाइनक्स आपका ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रायोरिटी, तीसरा है आपका ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, पैरेलल कहते हैं। जब दो से अधिक हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे, और दो से अधिक हो जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। तभी आता है प्रश्न में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो है अगर एक दो की बात कर रहा है तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34 और 34 में आपसे कह रहा है जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो वही पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से आपका किस में कॉपी करता है, रैम में। मैंने आपको बताया भी था जब कोई चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया चलती है वो किस में चलती है, रैम में चलती है, तो यहाँ पर आपका हो गया रैम, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि कंपाइलर क्या है। मैंने आप सभी को बताया जो आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, ये सब क्या है, लैंग्वेज कन्वर्टर का काम करते हैं, लैंग्वेज कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर आपका है ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी भाषा में, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 और 36 में आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, ठीक है। आप जो भी कंप्यूटर के टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसका क्या मतलब है। मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बात एक ही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के ही माध्यम से कोई डेटा आप तक पहुंचता है, ठीक है, और उसको ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम कमांड देंगे कीबोर्ड में, कीबोर्ड मैसेज पहुंचाएगा सीपीयू को, सीपीयू तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके माध्यम से आप तक वो चीज़ पहुंचाएगा, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो आपका 36 में कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर का आपका अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम,
ठीक है, मैंने बताया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 37 और 37 में आपसे कह रहा है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन सिस्टम ढंग से सुनिश्चित हो सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिस्क डीफ्रेगमेंटर कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के आपको समझा सकती है। हर भाषा को निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय को ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, कन्वर्ट करना पड़ता है। वही पूछ रहा है कि वह कौन सी भाषा है जो बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के आपको समझा सकती है। तो आपकी होती है मशीनरी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आप सब इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आप सब जानते ही हैं कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है, 3 अप्रैल हो गई है। अब आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर हो लीजिए ताकि अब कोई भी चांस आप मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।